हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी। इस वीडियो में मैं भारत में तुर्क आक्रमण इस टॉपिक के पार्ट 3 यानी मोहम्मद गौरी के भारत में सैन्य अभियान इसके शेष भाग को डिस्कस करूंगी। यानी कि जो पिछली वीडियो में जो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियान, उसी को ही आज कंटिन्यू करूंगी। पिछली वीडियो में मैंने मोहम्मद गौरी का संक्षिप्त परिचय दिया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत की दशा को, उसके सैन्य अभियानों के उद्देश्यों को डिस्कस किया था। और उसके बाद पिछली वीडियो में ही मैंने उत्तर भारत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय जो विभिन्न राजवंश थे उनकी स्थिति को मैप के जरिए समझाया था। मैं मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के समय भारत में क्षेत्रीय राजवंशों की स्थिति को मैप के माध्यम से आपको समझा चुकी हूँ। अब मैं मोहम्मद गौरी के उत्तर भारत में जो सैन्य अभियान थे, जो उसके आक्रमण थे, उनको एक एक करके क्रम से डिस्कस करती हूँ। मोहम्मद गौरी ने अपने आक्रमणों की शुरुआत गोमल दर्रे से होकर की, जबकि महमूद गजनवी ने किससे की थी? खैबर दर्रे से होकर। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के समय तक, यानी कि 12वीं शताब्दी के अंत तक, हम देखते हैं कि खैबर दर्रा व्यापार और सैन्य अभियान दोनों ही दृष्टियों से असुरक्षित माना जाने लगा था। इनकी स्थिति को मैं बता चुकी हूँ, खैबर दर्रा, फिर गोमल दर्रा और फिर उसके बाद उससे नीचे बोलन दर्रा। तो इन सब की स्थिति को मैं आपको मैप में समझा चुकी हूँ। तो शुरुआत उसने किससे की? गोमल दर्रे से होकर आक्रमणों की शुरुआत की। और जो पहला आक्रमण है मोहम्मद गौरी का, वो है मुल्तान पर। मुल्तान में मोहम्मद गौरी ने 1175 में ये आक्रमण किया। और मुल्तान के करमटिया शासक, ये जो शिया मत की एक शाखा थी, जो मैंने बताया था, मैप में मैं सबकी स्थिति को समझा चुकी हूँ। आपको अब सब बिल्कुल क्लियर है, तो मैं एक एक करके इनको डिस्कस करती हूँ। और उसको, मुल्तान को उसने जीत लिया मोहम्मद गौरी ने। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि ये भी कहते हैं कि इतिहासकार के जो करमटिया जो शासक थे, जो मुस्लिम शिया मत की शाखा थी, तो ये मुस्लिम बनने से पहले बौद्ध थे, ये भी माना जाता है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं। और ये भी मानते हैं कि इसके बाद उसने उच्छ को भी, मुल्तान के साथ उच्छ को भी पर भी उसने अधिकार कर लिया था। और ये जो विजित क्षेत्र थे उसको उसने अपने सैन्य नियंत्रण में लेकर वहां पर अपना नागरिक प्रशासन स्थापित किया। और वो इसलिए किया क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? भारत में तुर्की राज्य को स्थापित करना। तो वो महमूद गजनवी की तरह सिर्फ लूट कर, जीते हुए प्रदेशों को लूट कर नहीं जा रहा था, बल्कि इसने यहाँ पर इस प्रदेश को जीता और यहाँ पर अपना मुल्तान में नागरिक प्रशासन को स्थापित किया। नेक्स्ट आक्रमण है मोहम्मद गौरी का गुजरात पर 1178 में, 1178 में। गुजरात में इस समय भी चालुक्य वंश का ही शासन था और शासक था मूलराज सेकंड। और उसकी माँ जो नायिका देवी है, वो उसकी संरक्षिका थी। तो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और आबू पर्वत की तलहटी में गुजरात के शासक मूलराज सेकंड ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। और इसमें उसकी जो माँ थी, जो बहुत बहादुर थी, नायिका देवी, उसने सेना का नेतृत्व किया था। तो एक तरह से उसके नेतृत्व में मूलराज सेकंड ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। ये भारत में गौरी की पहली पराजय थी। तो इस पराजय के बाद उसने खैबर दर्रे को चुना। गोमल दर्रे के बाद जो नेक्स्ट उसका आक्रमण है वो पंजाब पर आक्रमण है, और उसके लिए उसने खैबर दर्रे को चुना। पंजाब पर मोहम्मद गौरी ने 1179 से 86 के बीच में कई बार आक्रमण किया। एक एक करके उसने पंजाब के प्रदेशों को जीता। पेशावर, फिर लाहौर पर कोशिश की, सफल नहीं हुआ। उसके बाद फिर सियालकोट पर अधिकार किया और फिर फाइनली लाहौर पर उसने अधिकार किया। तो सबसे पहला जो उसका आक्रमण था वो 1179 में हुआ। और जो शासक था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ गजनवी वंश का शासन था, और इस समय एक कमज़ोर शासक मलिक खुसरो, या मलिक खुसरो भी बोलते हैं उसको, तो वो शासन कर रहा था। मलिक खुसरो या खुसरो वो मोहम्मद गौरी से संघर्ष में पराजित होता है और पंजाब का जो पेशावर जो क्षेत्र था उस पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट जो उसका आक्रमण है वो है 1181 में, 1181 में उसने लाहौर पर आक्रमण किया। लेकिन लाहौर पर अधिकार करने में मोहम्मद गौरी इस बार सफल नहीं हो पाया। दोनों के बीच में संधि हुई मलिक खुसरो की, क्योंकि एक तरह से कोई भी इनमें से जीत नहीं पाया। मलिक खुसरो ने बहुत कीमती भेंट देकर और अपने बेटे को मोहम्मद गौरी के पास बंधक रखा। तो इससे पता चलता है कि जो पलड़ा है वो मोहम्मद गौरी का ही भारी रहा। तो इस तरह से मलिक खुसरो ने इस बार अपनी रक्षा कर ली। नेक्स्ट जो आक्रमण है उसका वो है
1185 में पंजाब के सियालकोट नगर पर। तो इस बार उसने सियालकोट नगर सहित पंजाब की उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत पर अधिकार कर लिया, यानी इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी सफल होता है, सियालकोट पर भी उसका अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट है उसका आक्रमण 1186 में 1186 में लाहौर पर। 1186 में वो लाहौर पर अधिकार करता है और इस बार उसे काफ़ी मुश्किल होती है लाहौर पर अधिकार करने के लिए। तो इसमें वो छल का सहारा लेता है और वो धोखे से बुलाता है मलिक खुसरो को मिलने के लिए, क्योंकि उसके बेटे को उसने बंधक बनाया हुआ था पहले ही, जो पहला अभियान था 1181 में लाहौर में, तो उसी दौरान। तो वो ये कहता है कि वो उसके बेटे को छोड़ देगा और उससे मिलने आ जाए, लेकिन जैसे ही मलिक खुसरो उससे मिलने के लिए जाता है तो ये उसको भी बंदी बना लेता है। तो इस तरह से लाहौर पर 1186 में मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाता है। और ये जो जिसको मलिक खुसरो को बंदी बनाया था, तो 1192 में ये उसका अंत कर देता है उसके बेटे के साथ, छोटे बेटे के साथ, जिसको उसने बंधक बना रखा था। तो इस तरह से गजनवी वंश के अंतिम शासक की मृत्यु होती है और गजनवी वंश का अंत हो जाता है। तो कुल मिलाकर परिणाम हम देखते हैं इन अभियानों का कि गजनवी वंश का पंजाब में अंत हो जाता है और पंजाब का गौड़ साम्राज्य में विलय हो जाता है। 1181-82 में मोहम्मद गौरी सिंध पर आक्रमण करता है। ये जो सिंध पर आक्रमण है वो मोहम्मद गौरी का जो लाहौर पर पहला सैन्य अभियान हुआ था जिसमें वो असफल हुआ था 1181 में, तो उसके बाद ये सिंध पर उसका आक्रमण दिखाई देता है 1181-82 में। सिंध की राजधानी देबाल पर वो आक्रमण करता है और वहाँ का जो मुस्लिम जो सुमरा शासक है, जिसके बारे में मैंने बताया था जब उसकी स्थिति को समझाया था, तो वो उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। 1186 में जब मोहम्मद गौरी पंजाब को जीत लेता है तो उसके बाद उसके राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड की सीमाओं से मिलने लगती हैं, जिसमें भटिंडा का क्षेत्र भी आता है जो पंजाब के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी के राज्य की और पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमाएं मिलने लगती हैं। तो अब मोहम्मद गौरी चौहान राज्य की रक्षा चौकी भटिंडा, जिसे ताबर हिंद कहते थे, तो उस पर आक्रमण करता है जो उसके राज्य के, मोहम्मद गौरी के राज्य के, पंजाब के उसके राज्य के करीब थी, और भटिंडा के किले पर वो अधिकार कर लेता है 1189 में, 1189 में। पृथ्वीराज चौहान इस बात से बेपरवाह है। इस विषय में उसका भाई गोविंद राय, जो दिल्ली का गवर्नर था पृथ्वीराज चौहान की अधीनता में, तो वो इसको बताता है इस बारे में, और तब वो पृथ्वीराज चौहान सजग होता है, वो आक्रमण की तैयारी आरंभ करता है, लेकिन इस तैयारी में भी उसको काफ़ी वक्त लग जाता है। और मोहम्मद गौरी जब वापस जाने की तैयारी कर रहा था तभी उसे पृथ्वीराज चौहान के आगे बढ़ने का समाचार मिलता है। फिर गौरी भी अपनी सेना को आगे लेकर आगे बढ़ता है और तराइन के मैदान में पहला संघर्ष होता है दिल्ली और अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो ये तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय होती है और पृथ्वीराज चौहान थर्ड की जीत होती है। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है, गजनी चला जाता है, और पृथ्वीराज चौहान थर्ड फिर अपने भटिंडा की जो उसका जो किला था, रक्षा चौकी थी, तो उसको तुर्कों से पाने के लिए वो भटिंडा की ओर अपना अभियान करता है। और यहाँ अब इस बात पर आपको गौर करना है कि भटिंडा जो चौहानों की ही रक्षा चौकी थी, उसको तुर्कों से लेने में पृथ्वीराज चौहान की सेना को लगभग 13 माह लग जाते हैं। 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग जाता है। और ये बहुत हैरत की बात थी। तो कहीं ना कहीं या तो उनकी सैन्य संगठन में दुर्बलता थी, या उनकी रणनीति में दुर्बलता थी, या फिर वो लापरवाही उनकी दिखाई देती है राजपूतों की, या उनका ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई देता है एक जीत से। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इतना वक्त क्यों लगा राजपूतों की सेना में, क्योंकि वीरता में तो उनकी कोई कमी नहीं थी। तो भटिंडा के किले पर फाइनली वो पृथ्वीराज चौहान की सेना अधिकार कर लेती है। उधर मोहम्मद गौरी गजनी में अपनी इस पराजय को नहीं भूल पाता और वो अपनी फिर से नई सिरे से वो तैयारी के लिए लगता है। पराजय को नहीं भूलने की भी वजह थी, क्योंकि उसके लिए पृथ्वीराज चौहान को हराना बहुत ज़रूरी था। उसको ये पता था कि जब तक वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड को हरा नहीं देता, चौहान शासक को, तब वो आगे नहीं बढ़ सकता, गंगा घाटी के क्षेत्र में वो प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो तैयारी में लगता है पूरी अपनी। और उधर पृथ्वीराज चौहान वो बिल्कुल बेपरवाह होता है इस बात से कि मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी में दोबारा से आक्रमण के लिए वो अपनी तैयारी कर रहा है। मोहम्मद गौरी 1192 में अपनी 1,20,000 घुड़सवारों के साथ गजनी से कूच करता है भारत के लिए। फिर वो 1192 में वो लाहौर पहुंचता है। लाहौर पहुंचने के बाद वो एक संदेश भेजता है पृथ्वीराज चौहान को कि वो उसकी अधीनता स्वीकार कर ले और इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इस बात से इनकार करता है और उससे कहता है कि वो भारत को छोड़कर वापस चला जाए।
तो अब मोहम्मद गौरी अगला कदम उठाता है और एक बार फिर से वो चौहानों की रक्षा चौकी भटिंडा पर अधिकार कर लेता है 1192 में। इस बात को जानकर पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ता है, उधर मोहम्मद गौरी भी अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ता है और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध आरंभ हो जाता है। इस बार पृथ्वीराज चौहान की सेना में बहुत सारे जो अधीनस्थ जो सामंत शासक थे वो भी थे उसके साथ, और कुछ और छोटे छोटे राजपूत शासक थे, तो उसकी सेना की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान दूसरी बार जो तराइन का दूसरा युद्ध था उसमें वो हारता है मोहम्मद गौरी से, और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत का श्रेय निश्चित रूप से उसकी रणनीति को, मोहम्मद गौरी की रणनीति को और उसकी सजगता को दिया जा सकता है। इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान का जो भाई था गोविंद राय, जो उसके ही जितना वीर था पृथ्वीराज चौहान के जितना, वो युद्ध में मारा जाता है। पृथ्वीराज चौहान पराजित होने के बाद हताश होकर वो वहाँ से भागने चाहता है, लेकिन उसको पकड़ लिया जाता है, उसको बंदी बना दिया जाता है और उसका कत्ल कर दिया जाता है। अब कत्ल उसका किस तरह से होता है या उसके पीछे क्या वजह थी, किन परिस्थितियों में कत्ल होता है, इसके लिए इस पर जो सभी मुस्लिम जो इतिहासकार हैं उनके भी अलग अलग मत हैं और जो राजपूत साहित्य है उसमें भी अलग वजह दिखाई देती है। बहरहाल मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान का फाइनली कत्ल किया जाता है। तो ये जो युद्ध था ये बहुत महत्वपूर्ण था, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, और ये इतिहास के निर्णायक युद्धों में माना जाता है। अगर इसके परिणामों की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान का पतन हो जाता है और उसका पतन, उसकी मृत्यु राजपूतों के लिए विनाशकारी सिद्ध होती है। और अब जो तुर्क आक्रमणकारी हैं वो गंगा घाटी में प्रवेश उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, कोई भी उनको रोकने वाला नहीं होता है गंगा घाटी से पहले। अब मोहम्मद गौरी इधर 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध के बाद फिर वो इसी वर्ष वो हांसी को जीतता है और फिर वो चौहानों की राजधानी जो अजमेर थी उसको जीतता है, और अजमेर को वो अपने राज्य में शामिल नहीं करता पंजाब की तरह, बल्कि वो पृथ्वीराज के बेटे गोविंद राज को अजमेर का शासन सौंप देता है अपने अधीनस्थ राज्य के रूप में। गोविंद राज उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और इसी तरह से वो दिल्ली को भी जीतता है और दिल्ली को वो अपनी अधीनता में गोविंद राय के बेटे को सौंप देता है, यानी कि जो उनके पिता जहाँ जहाँ वो शासन कर रहे थे तो उन्हीं के बेटों को अपनी अधीनता में वो राज्य को सौंप देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भी विजित प्रदेशों के हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, लेकिन चूंकि उसका असल उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना था तो इसलिए उसने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए शुरू में, जैसे कि मैंने अभी बताया, जीते हुए प्रदेशों में हिंदू राजाओं को ही नियुक्त किया, जिससे जीते हुए प्रदेशों में हिंदू भावनाओं को संतुष्ट करके वो धीरे धीरे अपने मुस्लिम विजय को संगठित कर सके। अब 1192 में मोहम्मद गौरी जो है वो अपने दास सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक को, जैसा कि अभी बताया मैंने, वो अपना प्रतिनियुक्त या अपना इंचार्ज नियुक्त करके वो गजनी वापस लौट जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के सैन्य अभियानों की शुरुआत होती है। अजमेर में तो पृथ्वीराज चौहान का बेटा गोविंद राजा था ही जिसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। दिल्ली पर भी तुर्कों का अधिकार हो जाता है और 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक मेरठ पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसी बीच, इससे पहले जो पृथ्वीराज चौहान का जो भाई था एक हरिराज, वो अजमेर को स्वतंत्र करने की कोशिश करता है 2 बार, लेकिन दोनों ही बार कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी इस कोशिश को असफल करता है। तो 1193 में वो मेरठ पर विजय प्राप्त करता है और उसके बाद वो रणथंभौर को भी जीत लेता है। रणथंभौर का किला जो राजस्थान का था उस पर भी विजय प्राप्त करता है। फिर 1194 में बरन जो आज बुलंदशहर है और कोइल जो आज अलीगढ़ है, तो इन पर विजय प्राप्त करता है। और इसके बाद 1194 में मोहम्मद गौरी का भारत में आगमन होता है। 1194 में मोहम्मद गौरी एक बार फिर कन्नौज के शासक जयचंद्र पर आक्रमण करने के लिए भारत आता है। ये जो जयचंद्र था ये गहड़वाल वंश का शासक था और ये कन्नौज का जो गहड़वाल राज्य है ये बहुत शक्तिशाली माना जाता था, लगभग चौहानों के बराबरी। जो जयचंद्र था कन्नौज का शासक, उसकी पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता थी और काफ़ी पुरानी शत्रुता थी और इसी कारण उसने गौरी के विरुद्ध पृथ्वीराज को कोई सहायता नहीं दी थी। और जब उसका मोहम्मद गौरी से युद्ध होता है तो उसे भी अकेले ही युद्ध करना पड़ता है। तो ये जो युद्ध होता है ये कन्नौज और इटावा के बीच में चंदावर जो जगह है वहाँ पर ये युद्ध होता है 1194 में। इसमें जो जयचंद्र है वो पराजित होता है, मारा जाता है युद्ध में, और जो इसका बेटा होता है हरिश्चंद्र वो तुरंत भागता है कन्नौज की ओर सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए।
गौरी आगे बढ़ता है और वो बनारस सहित जयचंद के राज्य के बहुत सारे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है। हालांकि वो कन्नौज को, जो इनकी राजधानी थी, उसको वो जीत नहीं पाता, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार मोहम्मद गौरी का हो जाता है। और ये जो है उत्तर भारत में अब हम देखते हैं कि उसका मुकाबला करने के लिए बाकी कोई भी राज्य, शक्तिशाली राज्य नहीं बचता। तो ये युद्ध भी इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था तुर्कों के लिए। अब हम देखते हैं गंगा घाटी तक तो वो आ ही गए थे, अब बिहार और बंगाल की विजय का मार्ग खुल जाता है, जहां तक महमूद गजनवी भी नहीं गया था। जयचंद को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी एक बार फिर भारत से वापस जाता है और वो अपने विजित प्रदेशों को संगठित करने की जो जिम्मेदारी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक पर फिर से वो छोड़ जाता है। यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1100, हम उसे देखते हैं उसकी उपलब्धियों में, तो 1194 से 1203 तक वो बहुत सारे क्षेत्र को तुर्की राज्य में शामिल कर लेते हैं और तुर्कों का अधिकार हो जाता है। इस बीच में गंगा घाटी के क्षेत्र, मध्य भारत के क्षेत्र, राजपूताना के क्षेत्र, तो इनमें बहुत सारे क्षेत्रों पर 1194 से 1203 के बीच में तुर्कों का अधिकार स्थापित हो जाता है। जब मोहम्मद गौरी भारत से चला जाता है 1194 में चंदावर के युद्ध में जीत हासिल करके, तो उसके जाते ही बहुत सारे विद्रोह होते हैं, राजपूतों के विद्रोह दिखाई देते हैं, क्योंकि राजपूत जो हैं वो तुर्कों की अधीनता स्वीकार करने के लिए अभी भी तैयार नहीं थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इन विद्रोहों को दबा देता है। एक विद्रोह जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ वो अजमेर में था, और वो जो पृथ्वीराज चौहान का भाई, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, एक भाई उसका हरिराज, उसने अजमेर को स्वतंत्र कराने के लिए तीसरी बार कोशिश की। 2 बार पहले भी वो कोशिश कर चुका था, जो मैंने बताया था, लेकिन वो असफल हुआ था। तो इस बार उसने फिर से कोशिश की और इस बार उसका गुजरात के चालुक्यों ने भी साथ दिया और राजपूताना की कई जातियों ने और राजपूतों ने उसका साथ दिया यहाँ पर। तो ये बहुत मुश्किल हासिल हुई कुतुबुद्दीन ऐबक को इस विद्रोह को दबाने में, लेकिन फाइनली इस तीसरे विद्रोह को दबाने में भी वो सफल रहा। और इस बार अब ऐबक ने अजमेर को अधीनस्थ राज्य नहीं बनाया, अब उसने 1194 में अजमेर को जीतकर उसको तुर्की राज्य का हिस्सा बना लिया और एक तुर्क अमीर को उसको दे दिया, उसकी जिम्मेदारी उसको सौंप दी। और जो पृथ्वीराज चौहान का बेटा जो वहाँ पर जो राज्य करा था अधीनता में, गोविंद राजा, तो उसको उसने रणथंबोर का किला दे दिया। तो इस तरह से अजमेर जो है वो मुसलमानों के प्रत्यक्ष आधिपत्य में आ गया, तुर्कों के प्रत्यक्ष आधिपत्य में आ गया। और ये कहते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर अधिकार करने के बाद या तुर्की राज्य में उसे शामिल करने के बाद वहाँ हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट किया और उनसे उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। और अजमेर में भी उसने एक संस्कृत पाठशाला को, जिसका जिक्र मैंने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में भी किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से एक मस्जिद बनाई। तो एक मस्जिद उसने अजमेर में और एक दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस दौरान बनाई। अब हम देखते हैं 1195-96 में एक बार फिर से मोहम्मद गौरी वापस आता है और इस बार वो बयाना को जीत लेता है। और बयाना को जीतने के बाद वो ग्वालियर पर आक्रमण करता है। लेकिन ग्वालियर का जो किला था, ग्वालियर जो मध्य भारत में, जिसकी स्थिति मैं बता चुकी हूँ मैप में, तो वहाँ का जो राजा होता है सुलक्षण पाल, वो गौरी की अधीनता को स्वीकार कर लेता है और उसकी गौरी से संधि हो जाती है। मोहम्मद गौरी फिर वापस चला जाता है, तो एक तरह से बयाना पर अधिकार करके, और बयाना को वो सौंप देता है तुगरिल, जो उसका इक़्तिदार कहें या उसको वो सौंप देता है तुगरिल को। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो तुर्क जो शासन में जो इक्ता एक तरह से प्रांतीय इकाई के रूप में थी, तो इसको एक व्यवस्थित रूप इल्तुतमिश ने दिया था। लेकिन जो जीत रहा था मोहम्मद गौरी, जो विजित प्रदेश जीत रहा था, वो उनको वो इक्ता में एक तरह से तब्दील करा था, जो तुर्की राज्य में सम्मिलित हो रहे थे, जो अधीनस्थ राज्य नहीं थे, बल्कि वो तुर्की राज्य में जिनको सम्मिलित किया जाता रहा था। लेकिन सही मायने में इक्ता का पूरी तरह से स्वरूप नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पर कोई उस तरह की कायम नहीं हो पा रही थी। केवल वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मोहम्मद गौरी इनको दे रहा था, जो उसके तुर्क अधिकारी थे। तो बयाना में तुगरिल था और इसी तुगरिल ने फिर 1.5 साल बाद लगभग ग्वालियर को उसने जीत लिया था। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत में प्रतिनियुक्त था, तो ग्वालियर पर भी तुर्कों का अधिकार हो गया और तुर्क राज्य में वो सम्मिलित हो गया। अजमेर को तुर्की राज्य में शामिल करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1196-97 में गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात में उस समय चालुक्य शासक था भीम II, राजधानी अनिलवाड़ा गुजरात की।
यहाँ पर ये आक्रमण 1196-97 में करता है। आबू पहाड़ के पास चालुक्यों और तुर्कों के बीच में संघर्ष होता है और इसमें जीत किसकी होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद ये राजधानी यानी अनिलवाड़ा में प्रवेश करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और भीम सेकंड जो शासक था वहाँ का, वो राजधानी को छोड़कर भाग जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक अनिलवाड़ा को लूटता है बुरी तरह, लेकिन वो गुजरात पर अधिकार नहीं कर पाता, या यूं कहें कि भीम सेकंड को अधीनता स्वीकार नहीं कर पाता। तो ना तो गुजरात तुर्की राज्य का हिस्सा बनता है और ना ही अधीनस्थ राज्य बनता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद भी 1240 तक गुजरात पर चालुक्यों का शासन रहता है और उसके बाद भी राजपूतों का ही शासन दिखाई देता है। फिर बघेले राजपूत दिखाई देते हैं और फाइनली अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में गुजरात की विजय अलाउद्दीन खिलजी करता है। ये तुर्कों का उस पर या दिल्ली सल्तनत के में वो शामिल हो जाता है। तो इसके बाद वो कुछ और क्षेत्रों को भी जीतता है, कुछ विद्रोहों का भी दमन वो करता है और बदायूं का जो क्षेत्र है उसको वो जीतता है। फिर कन्नौज को वो विजित कर लेता है। इस बीच में आगे बढ़ते हुए बनारस और चंदावर, जिन पर मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन वो भी उसके हाथ से निकल गए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनारस को जीतता है, चंदावर को जीतता है और वो जो कन्नौज थी, जो घेरवालों की राजधानी थी, उसको भी वो जीत लेता है। लेकिन जो सबसे प्रमुख जो विजय अब जो बचती है उसकी, वो है बुंदेलखंड की विजय। ये बहुत महत्वपूर्ण विजय थी मध्य भारत में। जेजाग भुक्ती या बुंदेलखंड, जहाँ पर चंदेलों का शासन था और शासक था परमार्दी देव। ये मध्य भारत का केवल हम कह सकते हैं कि यही एक ऐसा राजपूत राज्य था जो अभी तक स्वतंत्र था। चंदेल राजा परमार्दी देव, जिसका किला बहुत मजबूत था, कालिंजर का किला, तो उसका संघर्ष होता है ऐबक से 1202-3 में और यहाँ पर परमार्दी देव की मृत्यु हो जाती है युद्ध करते हुए। या कुछ ये भी कहते हैं कि उसके मंत्री ने, जब वो सरेंडर करने चाह रहा था तो उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन बहरहाल परमार्दी देव की मृत्यु हो जाती है। उसका मंत्री अजय देव युद्ध को जारी रखता है, लेकिन फाइनली कालिंजर के किले को उन्हें छोड़ना पड़ता है और कालिंजर के किले की पर किसकी जीत हो जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि कालिंजर का किला जो है बहुत मजबूत दुर्गों में माना जाता था। इसके बाद जो बाकी जो चंदेलों का या बुंदेलखंड का जो और क्षेत्र था, तो उन पर भी ऐबक विजय हासिल करता है। जो महोबा और खजुराहो जिनमें आता है, उन पर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो जाता है। तो लगभग पूरे राजपूताना पर मध्य भारत में और गंगा घाटी का जो क्षेत्र है उसके अधिकांश हिस्से पर, बहुत सारे हिस्से पर तुर्कों का अधिकार स्थापित हो जाता है। अब उस क्षेत्र की विजय दिखाई देती है जहाँ के बारे में तुर्कों ने सोचा भी नहीं था वहाँ पर विजय हासिल करने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक अधिकारी था और ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं था ये व्यक्ति, बख्तियार खिलजी। इसका नाम तभी आया जब उसने बिहार और बंगाल में सैन्य अभियान को शुरू किया और एक तरह से अपनी इच्छा से उसकी शुरुआत की, लेकिन वो सफलता हासिल करता गया। और यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैंने मैप में भी समझाते हुए बताया था, बिहार और बंगाल का जो पश्चिमी क्षेत्र था वो सेन शासक लक्ष्मण सेन के पास था। अब हम भारत के उस क्षेत्र पर तुर्कों की विजय के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ना तो मोहम्मद गौरी ने सोचा था और ना ही ऐबक ने सोचा था, और वो है बिहार और बंगाल। और इन क्षेत्रों पर जीत का श्रेय जाता है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को, जो बहुत साधारण सा अधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और उसके अपने एफर्ट थे इन क्षेत्रों को जीतने के। तो जब वो अवध का एक छोटी कुछ जागीरें उसको मिल गई थी, शुरुआत में तो वो एक सैनिक के रूप में था, तो उसने जो बिहार और बंगाल में उस समय सेन वंश का शासन था, पश्चिमी बंगाल का बहुत बड़ा क्षेत्र और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर जो सेन वंश का लक्ष्मण सेन का शासन था, तो उन क्षेत्रों पर वो आक्रमण करना शुरू कर देता है। लेकिन लक्ष्मण सेन इन सब बातों से बेपरवाह रहता है। इवन वो अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के बारे में भी नहीं सोचता है, क्योंकि उसकी सीमा पर ही वो आक्रमण कर रहा होता है। इससे जो बख्तियार खिलजी है उसकी जो थोड़ा भी जो हेजिटेशन था थोड़ा बहुत, वो भी ख़त्म होता है और फिर वो अपने जो बड़े आक्रमण हैं उनके सिलसिले को आरंभ करता है। सबसे पहले वो 1202-3 में ओदंतपुर विहार को लूटता है और वहाँ पर उसमें कई भिक्षुओं का वो कत्ल करता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है, इमारत को ध्वस्त कर देता है। उसके बाद फिर वो नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे, जो बहुत विश्व प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र थे, तो उनको वो बहुत बुरी तरह से लूटता है, बहुत सारे भिक्षुओं को कत्ल कर देता है और जला भी देता है। कई सारी किताबें जो पुस्तकें होती हैं उनको भी वो जला देता है, जो बहुत बहुमूल्य थी और बहुत कीमती थी उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। नालंदा के खंडहर आज भी दिखाई देते हैं।
तो इन सब के बावजूद भी तो इस तरह से धीरे धीरे करके वो पूरे बिहार को जीत रहा था और लक्ष्मण सेन इन सब चीज़ों से बेपरवाह था। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी स्थान पर जहाँ जहाँ वो ये इनको जीत रहा था और ये विध्वंस मचा रहा था, तो कोई भी गंभीर विरोध का सामना उसको नहीं करना पड़ता। तो बहुत आसानी से वो ये सब काम कर रहा था। तो इस तरह से वो 1204-5 में बंगाल में पहुंच जाता है, जहाँ पर लक्ष्मण सेन शासन कर रहा होता। बंगाल की उस समय राजधानी थी नदिया, और ये वहाँ राजधानी में प्रवेश कर जाता है। जो लक्ष्मण सेन है वो राजधानी को छोड़कर भाग जाता है, तो राजधानी पर उसका अधिकार हो जाता है बख्तियार खिलजी का। लेकिन वो पूरे बंगाल पर अपना अधिकार नहीं करता। दक्षिणी जो बंगाल है उसके वो अधिकांश भाग पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, और ये जो बख्तियार खिलजी है वो लखनौती को अपनी राजधानी बनाता है, और इस तरह से वहाँ पर वो तुर्कों के अधिकार को स्थापित करता है। अब हम लौटते हैं फिर से मोहम्मद गौरी की ओर। 1203 में अपने बड़े भाई जो गयासुद्दीन था उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी एक शासक के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करता है, क्योंकि उससे पहले वो गजनी में उसकी गवर्नर के रूप में वो शासन कर रहा होता है। हालांकि उसका राज्य काफ़ी बढ़ चुका था, और फिर वो जब वो शासक के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करता है तो वो मुइजुद्दीन की उपाधि धारण करता है। इस बीच में 1205 में जो पंजाब की जो खोकर जो जाट जाति थी, तो वो मुल्तान की सूबेदार को पराजित करती है, और उसके बाद वो लाहौर को जीतने की भी कोशिश करती है। तो मोहम्मद गौरी फिर इन जाटों का दमन करने के लिए वो अपनी सेना को लेकर आता है, और ये जो खोकर हैं इनकी और मोहम्मद गौरी के बीच में बहुत भयंकर युद्ध होता है। और ये लगता है कि मोहम्मद गौरी के लिए जीतना बहुत आसान नहीं था। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक वक्त पर अपनी सेना को लेकर उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचता तो हो सकता है कि उसकी पराजय भी हो जाती, लेकिन कुतुबुद्दीन उसकी मदद के लिए पहुंचता है और मोहम्मद गौरी इस लड़ाई में जीत हासिल करता है, और बहुत बुरी तरह से निर्दयतापूर्वक वो खोखरों का कत्ल करता है। और उसके बाद वो लाहौर में जाता है, लाहौर में व्यवस्था को कायम करता है, और फिर वो गजनी की ओर लौटने की तैयारी करता है। तो 15 मार्च 1206 में गजनी वापस लौटने की यात्रा में धम्यक के पास, जो जिला झेलम के पास जो धम्यक क्षेत्र था, तो उसके पास उसको जो शिविर लगाए हुए था, तो वहाँ पर खोखरों के एक समूह ने उसकी हत्या कर दी, जिन खोखरों का उसने बहुत निर्दयतापूर्वक कत्ल किया था। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी के जो भारत पर जो सैन्य अभियान थे उनका सिलसिला ख़त्म होता है। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, जिसे तुर्की सल्तनत भी कहते हैं, क्योंकि उसके आखिरी वंश यानी वो अफगान वंश था, बाकी सभी तुर्क थे। तो एक भारत के पूरे राजनीतिक परिदृश्य में, सामाजिक आर्थिक सभी परिदृश्य में बहुत परिवर्तन समय दिखाई देता है। तो जो मुख्य परिणाम है तुर्कों के वो मैं बता देती हूँ, उसमें मेन पॉइंट्स जो दिखाई देते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिखाई देती है। और फिर हम देखते हैं कि जो ये सामंती शासन व्यवस्था थी राजपूतों की, तो वो खत्म होकर केंद्रीय राजसत्ता की ओर एक तरह से फिर से और सामंतवादी जो व्यवस्था उसको नष्ट करने की कोशिशें आरंभ हो जाती हैं। किनके नेतृत्व में? दिल्ली के सुल्तानों के नेतृत्व में, क्योंकि बहुत सारे शक्तिशाली दिल्ली के सुल्तान दिखाई देते हैं जो एक केंद्रीकृत शासन की स्थापना करते हैं, उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। भारत का एकाकीपन समाप्त हो जाता है। ये जो तुर्क आक्रमण है, सबसे बड़ी बात कि भारत जो है वो बिल्कुल अलग थलग पूरे विश्व से कटा हुआ था जब महमूद गजनवी अपने आक्रमणों का आरंभ करता है, और वो अपनी ही आत्ममुग्धता में जी रहे थे। यानी उन्हें लगता था कि वही सर्वश्रेष्ठ है, तो जो कुछ वो सीख सकते थे, बहुत कुछ भारत से सीखा जा सकता था, लेकिन भारत ने औरों से सीखने की कोशिश नहीं की। तो ये जो एकाकीपन है वो जब वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, तो बाहर के जो विश्व है, जो मध्य एशिया है और जो जगह है, वहाँ से भारत का संपर्क स्थापित होता है। इस्लाम में धर्मांतरण होता है। ये दिखाई देता है कि महमूद गजनवी और फिर मोहम्मद गौरी के जो सैन्य अभियान है उसमें बहुत ज़बरदस्ती और अत्याचारपूर्ण तरीके से इस्लाम में धर्मांतरण होता है, और जो नहीं होता तो फिर कत्लेआम भी किया जाता है। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से भी इस्लाम में धर्मांतरण की कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही थी। जब मुस्लिम यहाँ बसने लगे तो वो इस्लामी प्रचार के कुछ जो क्षेत्र हैं वो केंद्र बन गए, और वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से भी एक तरफ इस्लाम में धर्मांतरण हो रहा था हिंदुओं का। जाति व्यवस्था पर भी प्रहार हुआ। हालांकि जाति व्यवस्था भारत में बनी रही, वो गई नहीं, लेकिन हाँ ये कि उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा लचीलापन जरूर आया। और जो तुर्की शासन पद्धति थी उसमें हम देखते हैं कि जो फारसी थी, वो जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वो उनकी प्रशासनिक, उनकी राजकीय भाषा बन गई थी, और हिंदुओं ने भी उस फारसी भाषा को सीखा। तो एक तरह से दोनों की संस्कृति का, जो हिंद इस्लामी संस्कृति का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेल हो रहा था।
सैन्य तकनीकी और सैन्य संगठन में भी सुधार होता है। एक नई चूंकि दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो तुर्क थे, तो उन्होंने उसी सैन्य पद्धति को अपनाया, और जो बाकी थे, जो क्षेत्रीय जो कुछ एक राजपूत रियासतें थी, वो भी कहीं ना कहीं उसको सीख रही थी। तो भारत में ओवरऑल जो भारत का जो सैन्य जो संगठन है उसमें बदलाव दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक परिदृश्य में जो बदलाव दिखाई देता है वो एक नवीन भारतीय समाज का निर्माण होता है, जिसमें हिंदुओं के साथ जो विदेशी मुसलमान हैं जिनकी बहुत संख्या बहुत कम थी वो भी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके साथ जो कन्वर्टेड जो हैं, धर्मांतरित जो मुसलमान हैं, वो भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर अब ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। अब मैं नेक्स्ट सेशन में राजपूतों के विरुद्ध तुर्कों की सफलता या तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की असफलता या पराजय के कारणों को डिस्कस करूँगी।